नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को जोर का झटका लगा है। यूं कहें तो 30 करोड़ से अधिक लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सरकार से दिवाली पर मिलने वाली गिफ्ट की जो आस थी वो भी टूट गई। क्या हुआ, इसी बात को आज के मनी सेंट्रल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। ईपीएफओ की ओर से हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में कर्मचारियों के लिए कई सारे बड़े फैसले लिए गए, जिनमें ईपीएफओ से पैसा निकालने से लेकर ऑटो सेटलमेंट करने के नियम को आसान बनाया गया, लेकिन मिनिमम पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की। मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों और क्यों नहीं बढ़ा न्यूनतम पेंशन, इन सारे सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। सोने की कीमतों ने इतिहास रच दिया है। गोल्ड की कीमत $4,120 प्रति औंस पर पहुंच गई। कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर, लेकिन सरकार का गोल्ड बॉन्ड कर्ज भी वो भी लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कितने गोल्ड बॉन्ड्स हैं और उनकी कीमत क्या है, सरकार को कैसे चुकाना होता है कर्ज, इन सारे सवालों का भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे सहारा ग्रुप की। सहारा ग्रुप की कई प्रॉपर्टीज गौतम अडानी की झोली में गिर सकती है। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र में एम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर समेत विभिन्न संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। इस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली। क्या है ये पूरा मामला? सहारा अपनी प्रॉपर्टी को क्यों बेचना चाहता है, इसको भी आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अब ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार यानी 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में इसका ऐलान किया। सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई राहत भरे फैसले लिए गए। इन फैसलों से नौकरी पेशा लोगों को अपने ईपीएफ से पैसा निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रवीण सर, ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों को आप एकदम आसान भाषा में समझाइए। देखिए, दो बड़ी चीज़ें हैं, इसको दो भागों में हमको बांट कर देखना पड़ेगा। पहली चीज़ है ईपीएफओ में जो मेंबर्स हैं 30 करोड़ के आसपास, उनको किस तरह से उनके लिए किस तरह से सहूलियतें दी गई। एक हिस्सा इसका ये है। दूसरा हिस्सा इस पूरी कहानी का ये है कि पेंशन को लेके जो एक बात आ रही थी कि सरकार इस बैठक में, जो सीबीटी की बैठक हुई, उसमें एक बड़ा फैसला करेगी और जो मिनिमम पेंशन है, पीएफ जो अकाउंट होल्डर हैं, पीएफ मेंबर्स हैं, उनके लिए मिनिमम पेंशन को बढ़ाएगी। तो जो सब्सक्राइबर्स को पैसा निकालने को लेके तो सहूलतें मिली हैं, लेकिन जो पेंशन को लेके है वहाँ पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि जो आप कह रहे हैं कि दिवाली का जो एक गिफ्ट था वो सरकार ने नहीं दिया या पीएफ मेंबर्स को कोई सौगात नहीं मिली, ये बात जरूर सच है, लेकिन सरकार ने ये भी नहीं कहा कि इस पे विचार हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, कि मिनिमम पेंशन नहीं बढ़ेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि खुद जो लेबर मिनिस्टर है मनसुख मांडवीय जी, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये पूरा मामला जो ज़्यादा पेंशन वाला है ये सरकार के पास विचाराधीन है, इसका रिव्यू हम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा पेंशन दी जाए और ये जल्द ही कैबिनेट में कंसिडरेशन के लिए यानी विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें जो कर्मचारी संगठन लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से लोगों के खर्च बढ़े हैं, उसको देखते हुए जो मिनिमम पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। जो लोग सीधे तौर पर ईपीएस पर डिपेंड है, पेंशन पर जो ईपीएस के जरिए पेंशन मिलती है उस पर डिपेंड है, उनको एक राहत दी जाए। तो अब आप ये मानकर चलिए कि अगले कुछ महीनों के भीतर जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है इसमें एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। जल्द ही कैबिनेट इसको अप्रूव कर सकती है। जी, अब सर ईपीएफओ के जो नए नियम हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में हम विस्तार से अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ देता था तो 2 महीने के बाद वो अपना ईपीएफ का जो पूरा पैसा है वो निकाल लेता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार सर 12 महीने यानी 1 साल तक बेरोजगार रहने के बाद ही जो पूरा पैसा है वो निकाला जा सकेगा। और जो ईपीएस की बात आप जो कर रहे हैं सर पेंशन निकालने के लिए, वो अब 36 महीने यानी
3 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये एक झटका है, इसको मैं ये मानता हूं कि ये वाकई एक बड़ा झटका है। अब आप इसको, और मुझे ये समझ में नहीं आई बात कि इसको, इस फैसले को करने के पीछे जो क्या CPD लॉजिक है? हाँ, सरकार का क्या फैसला या रहा, क्या लॉजिक है? क्योंकि जिस व्यक्ति की नौकरी चली गई या जो अकाउंट को सेटल करना चाह रहा है, एक तरफ आप पीएफ को के पैसे निकालने को लेकर राहत दे रहे हैं, लोगों के हाथ में उनका पैसा दे रहे हैं, आप एटीएम से निकाले, ईपीएफओ 3.0 लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपने 12 महीने का टाइम दिया है अगर आप बेरोजगार हैं या दूसरी वजह से, और अगर आप पेंशन की निकासी चाह रहे हैं तो आपको 36 महीने यानी 3 साल का वक्त दे रहे हैं। मतलब क्राइसिस के समय जब पैसे की जरूरत ज्यादा है उस समय आपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया। एग्जैक्टली तो ये एक ऐसा फैसला है जो कुछ सवाल पैदा करता है कि आखिर इस कदम को उठाने के पीछे विशाल मकसद क्या है। लेकिन सर एक अच्छी खबर ये है कि अब 25% जो रकम है सर वो फ्रीज रहेगा। कहा जा रहा है कि नए नियमों में कि ईपीएफ खाते में जो कुल रकम है उसमें से 25% हिस्सा जो है वो अब फ्रीज या लॉक रहेगा। आप यानी कि आप चाहें तो इसे तुरंत निकाल नहीं पाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में इसमें भी मैं साथ के साथ इस बात को बताता चलूं, ईपीएफओ में अब जो रूल बदला गया है उसमें एक मिनिमम बैलेंस का नियम लाया गया है। ये कॉन्सेप्ट ही ये कहता है, वैसे सरकार ये कह रही है कि आप 100% पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपका जो मिनिमम बैलेंस है उसका 100% निकाल सकते हैं। यानी मिनिमम बैलेंस आपका, और मिनिमम बैलेंस कितना कर दिया सरकार ने, 25%। तो इफेक्टिवली आप 75% पैसे को आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यानी सर ये पैसा जो है मेरे खाते में रहेगा और इस पर ब्याज भी मिलता रहेगा। जो रिमेनिंग आपका 25% है इस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा जी। एक जो चीज और की है, अभी तक क्या था, तकरीबन 13 कैटेगरीज थी जो विड्रॉल के लिए किया गया, उनको कम करके 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में बांट दिया गया है जी। एक जिसमें है एसेंशियल नीड्स जी, दूसरा है आपका हाउसिंग की नीड, और तीसरा है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियों में आप पैसा निकाल सकते हैं और उसमें आपको कोई कॉज नहीं बताना पड़ेगा सरकार को कि मैं इस वजह से इस पैसे की निकासी करना चाहता हूं। तो ये जो पैसे देखिए, इस बात को हमने बार बार और लगातार डिस्कस किया है, और मैंने भी कई दफ़ा इस बात का जिक्र किया है कि ये सरकार पिछले कुछ वर्षों से जो पीएफ के पैसे को लेके जो अप्रोच रही है उसको सरकार ने पूरी तरह से यू टर्न उसमें लिया है जी। और इसी के तहत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो आपका पैसा है, आपकी उस पर उसका हक, एक पीएफ मेंबर का हक अपने पैसे पर होना चाहिए। और अब सरकार ने उस कदम को और आगे बढ़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि आप 25% पैसा रोकिए, बाकी पैसा अगर आपको जब भी ज़रूरत होती है, चाहे घर खरीदने का हो। अभी इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे आप पीएफ के मेंबर अगर 7 साल से कम वक्त से हैं तो आप शादी के जैसे पर्पस के लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते थे, अब इस अवधि को भी कम किया गया है। तो इस तरह के जो एक और चीज़ थी कि जैसे कई और जो घर के लिए माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ, शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार निकासी, यानी पिछले कुल जो आप देखा जाए तो 3 बार आप जो है, उसकी सीमा थी पहले 3 बार ही आप निकाल सकते, लेकिन उसको अब बढ़ाया गया है। जैसा कि कहा गया आपको कि शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए आप जो है 5 बार पैसा आप निकाल सकते हैं। नहीं, ये मैं ईयर्स की बात कर रहा हूँ। आपकी जॉब आपने जब ज्वाइन किया उससे अगर आपको 7 साल पूरे नहीं हुए तो आप शादी विवाह के पर्पज से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके 5 साल पूरे नहीं है तो आप हाउसिंग के लिए पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते सर्विस ज्वाइन करने के अनइंटरप्टेड। अब इस सब को भी कम कर दिया गया है। अब इसमें 1 साल की ड्यूरेशन कर दी गई है, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जो आपका हाउसिंग वाला पर्पस है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे, मोटे तौर पर अगर हम समझेंगे तो पैसे निकालने में आपको और सहूलियत दे दी गई है जो 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और जिनका तकरीबन 30 लाख करोड़ का पैसा ईपीएफओ के पास है, फंड जो मैनेज करता है। Exactly. लेकिन सर व्हाट अबाउट ईपीएफओ 3.0, उस पर क्या कुछ बातें सामने आई? कहा जा रहा था एटीएम से पैसा निकलेगा, यूपीआई के जरिए पैसा निकलेगा, बहुत सारी और सहूलियतों की बात कही जा रही थी। मुझे लगता है पूरा का पूरा नहीं, फैसला तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन पूरा का पूरा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ईपीएफओ का, सरकार उसको मजबूत बनाने में लगी। और एक बार जब वो पूरा सिस्टम फुल प्रूफ तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो एटीएम कार्ड है या आपका यूपीआई के जरिए पैसा निकालना है, वो तमाम सहूलियतें भी
मतलब आप ये मानकर चलिए कि इनसाइट है वो जल्दी मिल सकती है। लेकिन सर कल हम लोग जो मनी सेंट्रल में इस बात की चर्चा कर रहे थे सर कि जो जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि 25 लाख से लेकर 30 लाख करोड़ के आसपास का जो फंड है जिसको मैनेज कर रही है ईपीएफओ, उसको लेकर आरबीआई ने कुछ सुझाव दिए थे कि सुनिए आप ऐसे पैसा लगाइए ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। उस पर एक जो अपडेट आया है प्रवीण सर, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। बोर्ड ने कहा है ईपीएफओ के डेट पोर्टफोलियो के लिए 4 फंड मैनेजर्स को 5 साल के लिए चुना है और ये कदम जो कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित और जो डाइवर्स यानी जो है उसको और बेहतर बनाने के रूप में ये माना जा रहा है। इसमें एक और भी अपडेट है जी, जो आरबीआई ने सुझाव दिए हैं, अब ईपीएफओ उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बना रहा है, जो कमेटी पूरे जो आरबीआई के सुझाव हैं उनको रिव्यू करेगी, उनका स्टडी करेगी और उसके बाद फिर ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे बदलाव किए जा सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिजिकल गोल्ड का अल्टरनेटिव देने के लिए नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम का मकसद सोने की मांग को कम करना और आयात यानी इंपोर्ट पर अंकुश लगाना था, लेकिन सोने की चमक अब सरकार पर भारी पड़ रही है। बढ़ती सोने की कीमतों के बीच सरकार का गोल्ड बॉन्ड कर्ज अब 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लगभग 126 टन सोना अब सरकार की देनदारी बन चुका है, जिस पर उसे हर साल 2.5% ब्याज भी चुकाना पड़ता है। सोने के दामों में जो तेज उछाल है, ये बोझ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सरकार ने नई गोल्ड बॉन्ड सीरीज जो है वो जारी करना भी बंद कर दिया। प्रवीण सर, पहले तो ये कर्ज लाख रुपए के आसपास हुआ करता था, अब ये तो बढ़ता जा रहा है सर, और ये तो मतलब समझिए कि आफत पे आती। नहीं तो पहले कर्ज जब लाख करोड़ का था, 1,10,000 करोड़ के आसपास का जो दिखा रहा था, उस वक्त सोने की कीमत भी कम थी। और चूंकि जो जिस तरह से अब आप इसी साल अगर आप देखेंगे तो सोना तकरीबन 50-60% के आसपास चढ़ चुका है, चांदी और ज़्यादा चढ़ी है। और तो सर ये सरकार ने क्या ऐसे अपने गले में फांस बांध दिया भाई? हम तो समझते आते थे कि कोई चीज़ बढ़ता है तो आपका भी पैसा बढ़ता है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि कोई चीज़ बढ़ रहा है तो सरकार को घाटा हो रहा है। ये कैसा प्लानिंग है ये है भाई? तो ये प्लानिंग ऐसी है कि इसमें लगभग 4227 रुपए के एवरेज प्राइस पे सरकार ने इस गोल्ड बॉन्ड को जारी किया था, और अब जो है सोने की कीमत आसमान पे पहुंच गई है, 1.5 लाख रुपए के आसपास गोल्ड पहुंच गया है। इससे सरकार के जो खजाना है पूरा, उस पे आप समझिए कि जो वजन है, ये सरकार का जो डेट है बेसिकली गोल्ड को लेके, वो तकरीबन 200% बढ़ गया है। 2.5% सरकार ब्याज दे रही है और सरकार जो कीमतें बढ़ी हैं गोल्ड की वो अलग से बढ़ी हैं। तो सरकार के लिए दरअसल अगर हाल के वक्त में आप देखेंगे तो ये सबसे तगड़ा जो खजाने को जो चोट पहुंचाने वाली अगर कोई एक स्कीम की अगर आप बात करेंगे तो वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम रही है, जिसमें सरकार उसको जारी भी नहीं कर रही। सरकार ने ऑफिशियली ये इस बात का ऐलान भी नहीं किया कि हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फेलियर गवर्नमेंट के पार्ट पे रहा है, और हो सकता है उस वक्त सरकार को इस बात का अंदाजा ना रहा हो कि गोल्ड की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ेंगी। हालत यह है कि लोग सेकेंडरी मार्केट से एसजीबी खरीद रहे हैं जब से सोने में पिछले कुछ महीनों में तेजी शुरू हुई है। तो ये एक विचित्र सी सिचुएशन सरकार के सामने पैदा हो गई। अब जो गोल्ड बॉन्ड अभी मैच्योरिटी में नहीं है, जिनकी मैच्योरिटी आ गई है, उन पे सरकार को सालाना 2.5% का ब्याज भी देना है, और जब वो मैच्योरिटी पे आएंगे तब उसका पूरा पैसा चुकाना है, एप्रिसिएशन भी देना है। एप्रिसिएशन भी देना है। तो जिन लोगों ने गोल्ड खरीदा है, जिन लोगों ने एसजीबी पहले खरीदा, उनके तो आप समझिए कि डबल से भी ज़्यादा का फायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर कुल मतलब 126 टन सोना जो है गोल्ड बॉन्ड के रूप में लोगों के पास है। अगर मौजूदा अगर मार्केट इसका वैल्यूएशन देखें सर, तो 1 टन सोने की कीमत लगभग 1241 करोड़ रुपए बैठ रही है सर। उस हिसाब से अगर इसको देखा जाए, और जैसा कि आपने कहा कि सरकार ने अब तक जो 58 जो ट्रेंचेस निकाले, लोगों के पास नहीं है 1200 जो आपका 126 टन। दरअसल ये सरकार ने 126 टन के गोल्ड बॉन्ड बेच दिए। सरकार के ऊपर 126 टन के गोल्ड की लायबिलिटी है अब लोगों की, जिसके लिए लोगों ने तो दिए 4200 रुपए के आसपास का प्राइस, और अब सरकार को उसकी गोल्ड के लिए चुकाने होंगे आपके 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के जो पर 10 ग्राम का प्राइस है। तो अब आप समझिए कि तकरीबन 3 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर मुझे याद है जब ये लॉन्च हुआ था उस समय 2600 रुपए के आसपास था प्रति ग्राम के आसपास। बिल्कुल, बहुत शुरुआत में अगर आप 15-16 की बात करें, जहां जब 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिला था सर, कहा गया था कि जब आप ऑनलाइन अगर पे करेंगे तो 50 रुपए और कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये स्कीम
और देखिए हम इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं विशाल कई बार कि इस स्कीम के साथ सबसे बड़ा जो फॉल्ट जो मुझे समझ में आता है वो ये रहा कि बैक्ड नहीं किया सरकार ने गया। गोल्ड बैक्ड बॉन्ड को नहीं किया, केवल पेपर फॉर्म में जारी किया गया। इसके अगेंस्ट में सरकार ने गोल्ड तब नहीं खरीदा, या आरबीआई ने चूंकि इस स्कीम को लॉन्च किया था तो आरबीआई ने इसके अगेंस्ट में गोल्ड नहीं खरीदा। सरकार का पर्पस ये था कि किसी भी तरह से लोगों के अंदर जो होड़ मची हुई है सोने को खरीदने की, फिजिकल गोल्ड को खरीदने की, वहां से चीज़ों को डाइवर्ट किया जाए और पेपर फॉर्म में लोग गोल्ड लें। उसको सरकार ने अट्रैक्टिव बनाने के लिए वहां 2.5% का ब्याज दिया ताकि गोल्ड की इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट बिल जो है वो सरकार का बच सके, डॉलर बच सके सरकार के देश से बाहर जाने सर से। मेरे पास एक और डेटा है जो बता रहा है कि देखिए पिछले कई सालों में कैसे तेज बढ़ोतरी हुई है इस वृद्धि की, जो लोन वाला मामला है। 17-18 में ये कर्ज जो था सर मात्र 6,664 करोड़ के आसपास था, बिल्कुल। और अब ये बढ़कर समझिए कि 1.5 लाख करोड़ के हो गया है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 930% की बढ़ोतरी हो रही है। तो सर नए गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात जो आप कह रहे हैं वो तो अब सरकार ने अनऑफिशियली रूप से ही कह ही चुका है। एसजीबी को तो सरकार अनऑफिशियली एक तरह से मान लीजिए कि अब कभी एसजीबी का नया ट्रेंच नहीं आएगा या सरकार इस स्कीम को में फेरबदल करे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप जब एसजीबी लेके आए तो अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, क्या उसकी वजह से एक देश का गोल्ड इंपोर्ट कम हुआ? नहीं, वो भी नहीं कम हुआ। इंपोर्ट ड्यूटी आपको घटाना पड़ गया था 15% से, आपने 9% गिराकर 6% किया था। तो वो जो है 650, 700, 800 टन गोल्ड लगातार साल दर साल आया, यानी लोगों ने गोल्ड में एसजीबी में भी पैसा लगाया और लोगों ने फिजिकल गोल्ड भी खरीदा। 880 टन के आसपास है सर भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार में। हाँ, तो अब ये समस्या जो है सरकार को, इसका मतलब उसका कोई परिणाम हासिल हुआ नहीं। तो यहाँ अगर सरकार इसको फिर से कंटिन्यू करती है तो एक तो सीधे तौर पर आप ये मान के चलिए कि जो 2.5% का ब्याज है वो सरकार किसी कीमत पे नहीं देने वाली। दूसरी बात, बिल्कुल, अब जब अगर इसको रीलॉन्च किया जाएगा अगर इस स्कीम को, तो 2.5% का ब्याज सरकार नहीं देगी, मतलब एडिशनल बेनिफिट्स आपको अब नहीं मिलेगा। बिल्कुल, एक वो 2.5% का ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरी बात आप ये मानकर चलिए कि अगर इसको लॉन्च किया गया तो जिस प्राइस पे लॉन्च होगा उस प्राइस पे तभी के तभी सरकार फिर इसको गोल्ड बैक जरूर करेगी, या आरबीआई इसको गोल्ड बैक जरूर करेगा। जी चलिए प्रवीण सर, अब गोल्ड एक तरह से ईटीएफ जैसा मामला हो जाएगा, जहां हर ईटीएफ यूनिट के पीछे उसके उतनी वैल्यू का आपका गोल्ड या सिल्वर होता है, अगर हम गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की बात अब करें। सर कमोडिटीज़ की बात हो रही है, गोल्ड की कीमतों की बात हो रही है सर, तो सर कहा जाता है कि गोल्ड की कीमतों में जो बेतहाशा तेजी देखने को मिल रही है उसके पीछे एक कारण ये है कि देश और दुनिया भर के जितने भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भर भर कर सोना खरीद रहे हैं। लेकिन बीच में एक रिपोर्ट आ रही है सर, जिसको हम लोग आज न्यूज़ रूम में भी चर्चा कर रहे थे। आरबीआई जो है बड़ा एक अच्छा महीन चाल चल रहा है, जिसको मैं आपसे समझना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि आरबीआई ने पिछले 2 महीने के बीच में कभी भी सोना नहीं खरीदा, और जबकि अमेरिका को देखिए, चाइना को देखिए, और तमाम जितने भी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी कहिए, टॉप इकॉनमीज समझिए, वो एकदम भर भर कर सोना खरीद। तो ये वाला मामला क्या है सर, हमारे व्यूअर्स को समझाइए। नहीं, मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक की गोल्ड को न खरीदने की हाल फिलहाल के वक्त में अगर जो स्ट्रेटजी है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि गोल्ड की कीमतें ऊंची है। दूसरी बड़ी वजह जो समझ में आती है वो है, आप अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डॉलर का आउटफ्लो कर रहे हैं, डॉलर को जो एक तरह से आप इंपोर्ट का उसका बिल पे कर रहे हैं जी। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हो सकता है रिजर्व बैंक एक जो सप्लाई साइड में थोड़े नरमी आने के बाद गोल्ड की खरीदारी फिर से करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में लगातार 17-18 से ही अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक ने बड़े पैमाने पर गोल्ड की खरीदारी की है। सर जिस तरह से जनमानस में जो फोमो वाला फैक्टर है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वैसा फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फैक्टर आरबीआई के पास लागू होता है? आरबीआई के पास तकरीबन 900 टन का गोल्ड रिजर्व मौजूद है, तो इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं एक बात अभी कि तत्काल खरीदा जाए। दूसरी बात यह है कि हो सकता है रिजर्व बैंक को ये लग रहा हो कि एक बार जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, चाहे ट्रेड को लेके है, चाहे बाकी दुनिया भर में जो लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं, वहाँ जब विराम लगे तो उसके बाद शायद और मार्केट अगर चढ़ना शुरू होता है तो गोल्ड में कुछ नरमी आए। हालांकि हाल के वक्त का जो एक्सपीरियंस है वो ये चीज़ बताता है कि परिस्थितियां जैसी भी रही हो, गोल्ड लगातार ऊपर ही चढ़ा है। विशाल जी सर, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज वाली बात आपने छेड़ दी, तो लेटेस्ट अपडेट क्या है ये भी बता दीजिए ग्लोबल सिनेरियो में। क्या ग्लोबल सिनेरियो सबसे बड़ा जो लेटेस्ट जो सबसे अपडेट है वो ये है कि इजराइल और हमास के बीच में एक सीज फायर जो कल हुई है वो हो गई है। उसके साथ ही
जो इजरायली होस्टेजेस थे उनको, जितने जीवित होस्टेज थे उनको इजरायली फोर्सेस को सुपुर्द कर दिया गया। इजराइल वापस लौट के आए हैं। एक बड़ी जो क्राइसिस थी मिडिल ईस्ट की, जो पिछले 2 साल से चल रही थी, 7 अक्टूबर 2023 को ये क्राइसिस शुरू हुई थी विशाल, और आप समझिए कि अक्टूबर ही आ गया, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ और अब आकर इस क्राइसिस का एक अंत निकलता दिखाई दे रहा है। गाज़ा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए दुनिया भर के देश फाइनेंशियली मदद देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो कहें कि ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ को पे लगाम लगाने वाली बात है। दूसरा, अब जो क्राइसिस एक है जो रूस और यूक्रेन के बीच में, अगर वहां और जंग थमती है तो आप समझिए कि दुनिया के हालात पर धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक ब्रीफ वॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी इधर बीच शुरू हुई, जहां डूरन लाइन पर पहले पाकिस्तान ने हमला किया, काबुल पे एयर स्ट्राइक कहा जा रहा है सर कि 58 सैनिकों को हमने मार दिया, 20 पाकिस्तानी चौकियों को हमने ध्वस्त कर दिया। और अफगानिस्तान का ये भी कहना है कि उन्होंने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको हासिल कर लिया, इसलिए अब वो उसके बाद अब वो लड़ाई को इसको आगे नहीं ले जाना चाहते। तो ये एक बहुत फौरी तौर पर एक लड़ाई हुई, लेकिन इस लड़ाई ने इस पूरे एरिया में कुछ डायनेमिक्स बदल दिए विशाल। लेकिन सर 1-2 लाइन इस पर भी बोल दीजिए, अमेरिका और चीन को लेकर जो ताज़ा अपडेट है, रिटेलिएशन अमेरिका चीन को लेकर अभी कुछ देखिए, ट्रंप की जो अनसर्टन बिहेवियर है पॉलिसीज को लेके, वो यहाँ साफ दिखाई देता है। उन्होंने पहले 100% टैरिफ लगाया चीन के रेस्ट्रिक्शन के बाद, और उसके बाद अब वो एक तरह से कह रहे हैं कि चीन के शी जिनपिंग के साथ कोई बात नहीं हो सकती, चीज़ें खराब हैं। जो स्कॉट बेसेंट है, उन्होंने ये कहा है कि चीन जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रबलसम देश है उनके लिए, और वो चाहते हैं कि बाकी के देश, भारत समेत बाकी के देश इस मामले में साथ आएं और चीन के साथ मुकाबला करें। अभी कुछ दिन पहले तक मामला बिल्कुल उल्टा था, चीन के साथ गलबैयां करते हुए कोशिश ऐसी दिखाई दे रही थी कि अमेरिका चीन सब एकदम साथ साथ है, और भारत जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा करने वाला देश है। अब भारत को साथ लेकर आने की बात है और चीन के साथ लड़ाई छिड़ती हुई दिखाई दे रही है जी। तो बड़े अनसर्टेन बिहेवियर ट्रंप के एंड पे है, जहां कभी भी कोई भी पॉलिसी चेंज वो कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कंपनी ने अपनी 88 संपत्तियां, जिनमें महाराष्ट्र की एम्बी वैली और लखनऊ का सहारा शहर जो है वो शामिल है, वो अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी से इस मामले पर जवाब मांगा है और वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को भी इसमें पक्षकार यानी पार्टी बनाया। अदालत ने वरिष्ठ वकील शेखर नाफारे को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया ताकि वे ये पता लगा सकें कि कौन सी संपत्तियां विवादित हैं, कौन सी साफ हैं और किन की मालिकाना स्थिति जो है अस्पष्ट है। सहारा का कहना है कि सेबी अब तक उसकी संपत्तियां बेच नहीं पाई हैं और सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद कंपनी जो है कमजोर हो गई, इसलिए उसने अडानी ग्रुप के साथ एक टर्म शीट साइन किया है जिसके तहत लगभग 12,000 करोड़ रुपए की बिक्री से इन्वेस्टर्स का बकाया चुकाया जा सकेगा। प्रवीण सर, सेबी ने कहा कि यदि बिक्री जो है मार्केट वैल्यू के 90% या उसके ज़्यादा अगर ऊपर होती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, जबकि सरकार ने कहा कि अंतिम फैसला जो है मंत्रालयों की राय के बाद ही लिया जा सकता है। मामले की जहां तक मुझे स्थिति जो स्पष्ट है सर, अगली सुनवाई है वो 17 नवंबर के आसपास होगी, जिसमें तय होगा कि सहारा को अडानी की जो संपत्तियां उसको बेचने की अनुमति मिलेगी या नहीं। अब पूरा मामला क्या है सर, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। ये तो लेटेस्ट अपडेट हुआ, इनसाइड स्टोरी क्या है? नहीं देखिए, ये एक बिजनेस जगत का एक बहुत बड़ा कहें कि हम खबर है इस वक्त की, जो कि जिसके जरिए अगर ये मामला रिजॉल्व होता है सहारा वाला, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई चीज़ें, तो देश के लाखों करोड़ों जो सहारा के जिन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदे थे किसी वक्त पे, उनकी पैसों की वापसी का रास्ता साफ होगा विशाल जी। सेबी ने 24,000 करोड़ रुपए की अदायगी का की रकम रखी थी सहारा ग्रुप के लिए कि ये पैसा वापस करना है आपको, इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर्स को। इसमें से अब 9,000 करोड़ रुपए की देनदारी सहारा के पास बची है। और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहारा ग्रुप और अडानी के बीच में एक समझौता होता हुआ नजर आ रहा है इन 88 प्रॉपर्टीज की एक मुश्त खरीदारी का जी। अब इस मामले की सुनवाई जो आज हुई है उसमें
उसमें जो बेंच है वो भी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की जो पीठ है जी, उसने इस मामले की सुनवाई की है। 3-4 बड़े वकील जो देश के हैं इस वक्त के, वो अपीयर हुए हैं जी। इसमें। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए हैं। सहारा की तरफ से वरिष्ठ वकील जो है कपिल सिब्बल अपीयर हुए हैं। आपका अरविंद दातार जो है वो सेबी की तरफ से जी, उन्होंने पक्ष रखा है। और इसी तरह से शेखर नाफड़े जो है उनको एमिकस क्यूरी क्यूरी कोर्ट बनाए ने अपॉइंट किया है, और मुकुल रोहतगी ने अडानी प्रॉपर्टीज का पक्ष रखा है। तो ओके। अब आप समझिए इतनी देश के लंबी। जो सबसे दिग्गज जो वकील हैं उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। जी। अब बात हुई क्या, आज की जो सुनवाई हुई है उसमें पहली बड़ी बात यह है कि जो वरिष्ठ जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले का जो निस्तारण है उसमें केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। जो रेजोल्यूशन आया है वो ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मामले का निस्तारण होने से पहले केंद्र सरकार को इसमें सुना जाए। ओके, मैंने उसका भी पक्ष आए। बिल्कुल। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि केंद्र सरकार, सेबी और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ आकर अपना पक्ष रखें, 17 सितंबर से पहले अपनी बात बताएं, क्या उनका राय मशवरा है। और इसमें सहकारिता मंत्रालय, इसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इनको भी बोला गया है कि आप आकर अपना पक्ष रखिए। एमिकस क्यूरी जो अपॉइंट किए गए हैं शेखर नफाड़े, उनको कहा गया है कि पता लगाइए, आप एक पूरा चार्ट तैयार कीजिए जिसमें ऐसी संपत्तियों का दर्ज हो जिनको लेके कोई विवाद नहीं है, ऐसी संपत्तियां बताइए जिनको लेके क्लेम आ रहे हैं, और ऐसी संपत्तियां बताइए जिनके टाइटल क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। ऐसी सभी का उनको लिस्ट आउट कीजिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जितने भी जो क्लेम कर रहे हैं पार्टियां, भाई 88 बड़ी प्रॉपर्टीज हैं सर। लखनऊ में तो 170 एकड़ में जो है सहारा शहर फैला हुआ है सर। माना जा रहा है कि जो कपिल सिब्बल ने जो कहा है कि इन प्रॉपर्टीज की एस्टिमेटेड कीमत जो है वो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सेबी को सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए उनको लौटाने हैं। एक मुश्त समाधान होने की बात है। अब चूंकि अलग अलग प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी, इनमें अलग अलग दावे हैं, सेबी की तरफ से और अदालत की तरफ से इनको अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस के तहत सहारा को रोक दिया गया कि आप बेचेंगे नहीं। सहारा ग्रुप की तरफ से आज ये कहा गया कि साहब सेबी के पास लंबा वक्त था इनको बेचने का, सेबी इनको बेच नहीं पाई, इनको बेच के पैसा जो जुटाना था वो जुटा नहीं पाई। अब हम एक मुश्त इसकी डील कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि चूंकि सुब्रत राय सहारा की मृत्यु के बाद अब ग्रुप उतना पावरफुल नहीं रहा या कमजोर हो गया है कि वो इन संपत्तियों का निस्तारण कर पाए, क्योंकि तमाम तरह के लिटिगेशन उसमें मौजूद है जी। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक समाधान का रास्ता विशाल अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 17 नवंबर को अगली सुनवाई है। सेबी और सहारा और अडानी प्रॉपर्टीज के बीच में इन सभी संपत्तियों को एक साथ बेचने का सौदा तकरीबन तय हो गया है। प्रवीण सर, मेरा आपसे एक सवाल है, द बिगर पिक्चर अगर कहा जाए कि अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट आता है तो एक लैंडमार्क डिसीजन भी माना जाएगा इसको, जहां कई कॉर्पोरेट्स को लेकर के विवाद आते रहते हैं कि भाई वो चुका नहीं पा रहे हैं, पैसा रख लिया है, अब उनकी संपत्ति बेचकर लोगों को पैसा चुकाया जाए। तो अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो एक लैंडमार्क जजमेंट होगा सर? नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें पता क्या है, इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ किस तरह के लिटिगेशन जुड़े हुए हैं। और स्टेट्स वाला मामला होगा, स्टेट्स का मामला है, उसमें हो सकता कुछ जगह सरकारों के स्टेक्स हों जहाँ पे मामले हों, उन सब को क्लियर करना या सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा डायरेक्टिव दे के इनको क्लियर करा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें दो बड़ी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो इसके टेक अवेज हैं। पहला टेक अवे जो है वो ये है कि जो लाखों कस्टमर्स हैं उनका या इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा वापस मिलने की आस जग गई है। अभी हाल में सितंबर में ही 5,000 करोड़ रुपए जारी करने के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे। अब जो बकाया रकम है, जो एक पोर्टल बनाया गया था सेबी सहारा रिफंड पोर्टल, उसके जरिए ये रकम भी वापस की जा सकेगी, एक बात। दूसरी बात, अगर ये डील होती है तो अडानी के लिए, अडानी ग्रुप के लिए ये एक बहुत बड़ा सौदा होगा।
जिसको लेके आप समझिए कि ये देश के कॉरपोरेट जगत की भी अगर रियल एस्टेट की डील को बताएं तो एक साथ होने वाली, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी या सबसे बड़ी ये डील साबित हो सकती है। विशाल, चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।